हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबों का। आज की क्लास स्पेशली 9th 10th और 1 to 5 ये सबके लिए सम्मिलित क्लास है जो साइंस सब्जेक्ट के लिए है। ऐसा सेट मैं आपको पहले भी करा करके दे चुका हूँ, फिर उसी को हम आगे कैरी ऑन करते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ऐसी कौन सी प्रक्रम है जो गैसीय पदार्थ बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा ठोसीय अवस्था में आ जाता है। वह है निक्षेपण प्रक्रम। निक्षेपण प्रक्रम। वायु एक समांगी मिश्रण है। इसके घटकों को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। वायु एक समांगी, बहुत सारे गैस का एक मिक्सचर फॉर्म जिसमें सबको अलग अलग कंपोनेंट में पृथक किया जाता है। किस विधि के द्वारा? वह प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये सारे वो क्वेश्चन है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार पेपर में आते हैं। मैं पहले भी आप सबको बता चुका हूं, इन सारे क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन आएंगे लेकिन आंसर कोई एक ही सही होगा। जो आंसर सही होगा वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना है और इन चीजों को आपको दिमाग में बैठाना है। ये कोई कठिन नहीं है। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? वह है रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने तत्वों के ऊपर बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस दिए, लेकिन सबसे पहले उसके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस चीज को तत्व के नाम से इंडिकेट किया वो थे रॉबर्ट बॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बिलियन में कणों का आकार कैसा होता है? बिलियन में कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से छोटा होता है। सेंटीमीटर तो खुद ही छोटा है, उसमें भी 10⁻⁻8 इससे भी छोटा होता है। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है किसके द्वारा? नैनोमीटर के द्वारा। और 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह कक्षीय चाल होती है। जो पृथ्वी के तल से चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह होते हैं उनका जो कक्षीय चाल होता है, ऑर्बिटल स्पीड जो होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। गति को प्रदर्शित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? जो बस, ट्रक, जीप, कार, मोटरसाइकिल, इन सबों में जो लगा होता है, जो गति को निर्देशित करता है, वह है स्पीडोमीटर। क्या है? स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा को ज्ञात करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? छोटे उपकरण, माइन्यूट करंट को डिसाइड करने के लिए वहां पे जो एपरेटस यूज होता है, जो उपकरण उपयोग में लाया जाता है, वो है गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सारे ही क्लासेस में यह पूछा जाता है। वो सारे स्टूडेंट, वो सारे हमारे साथियों जो आप टीचर के लिए, शिक्षक बनने के लिए फॉर्म भर रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस को अपने दिमाग में उतार लें। इसी टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है, वर्णांधता में रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? वर्णांधता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। जब रेलवे में भर्ती निकलती है तो वहां पे सबसे पहले आंखों की जांच होती है, खासकर ड्राइवर के पोस्ट के लिए। जब कभी वैकेंसी निकलती है तो कलर ब्लाइंडनेस की टेस्ट कराई जाती है सर्वप्रथम, क्योंकि इस रोग से ग्रसित रोगी को कभी लाल और हरा रंग आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है ट्रेन चलती है हीरालाल ठाकुर से,
हरिलाल ठाकुर, हरी मतलब हरी झंडी और लाल मतलब लाल, वो दो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जिसको अगर ये कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट आइडेंटिफाई रेड एंड ग्रीन कलर। तो वर्णांधता में रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। आप अपने दिमाग में बैठा लें, वो दो रंग है, एक लाल एवं हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, शरीर की अनियमितता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना होता है, इस बीमारी को क्या कहते हैं? वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हाइट तो बड़ी हो जाती है, लेकिन आदतें बचपनों वाली रह जाती है। सामान्य की अपेक्षा उनकी जो जीभें होती है वो काफी मोटी हो जाती है, आंखें उनकी टेढ़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, मंद बुद्धि, शरीर बढ़ जाएगा लेकिन बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। वो बीमारी है डाउन सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एवं उसके राज्य, किस राज्य में कौन सा न्यूक्लियर प्लांट है? न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां से बिजली की उत्पादन होती है, कितने मेगावाट में होती है, ये सबका डिस्क्रिप्शन। इनमें से एक क्वेश्चन बच्चों पेपर में हमेशा आता ही है, तो आपको ध्यान से देखना है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि स्थित है कहां पे? महाराष्ट्र में। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये स्थित है कहां पे? महाराष्ट्र में। मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कलपक्कम में है, तमिलनाडु में। वही कलपक्कम तमिलनाडु का न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे गुजरात में सुनामी आने के बाद पूरा पानी भर चुका था, ध्वस्त हो गया था, फिर से उसको चालू किया गया है, वो है कलपक्कम। जो कलपक्कम है कहां पे? तमिलनाडु में। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये यूपी के बुलंदशहर में है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे स्थित है? बुलंदशहर में। ये बुलंदशहर कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। ककरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि सूरत में है, और सूरत गुजरात में है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले बताया तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, जो है महाराष्ट्र में। सेकेंड में मैंने बताया महाराष्ट्र जो मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि कलपक्कम में है, तमिलनाडु में। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर में है। और ये बुलंदशहर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। राज्य का नाम आपको उत्तर प्रदेश देना है, ध्यान रखिएगा। ककरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सूरत में है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था? यह 18 मई 1974 में पोखरण में, जो कि जैसलमेर राजस्थान में स्थित है, वहां पे सबसे पहली बार इसका परमाणु का परीक्षण किया गया था। और दूसरी बार जो अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय 11 मई और 13 मई 1998 में दूसरी बार परमाणु का सफल परीक्षण किया गया था, वो भी जमीन के काफी नीचे, और वो भी पोखरण में ही हुआ था, जो कहां, किस राज्य में स्थित है? वह है राजस्थान में। ध्यान रहेगा दोस्तों। कहता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वो विटामिन जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील है। कौन कौन से हैं? वह है विटामिन बी एवं विटामिन सी। इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, छोटी सी बात है ये। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले रोग कौन से हैं? सबको पता है, ये आपको भी पता है। वो रोग कौन सा है? रतौंधी। ब्लड प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? नियर अबाउट 91.92% तक। जनरली बुक में हम सबों ने पढ़ा है कि 90% भाग जो होता है ना, वो प्लाज्मा में जल की होती है। ब्लड प्लाज्मा में 90% तक। लेकिन जो एक्यूरेट नहीं है, लगभग में होगा। अगर आपके पास ऑप्शन आता है 90 भी दे रखा और ये भी दे रखा है, तो आपको इसमें निशान लगाना है। 91.92% तक जल की मात्रा अवेलेबल होती है ब्लड प्लाज्मा में।
जिप्सम को कितने ताप तक गर्म करने से पीओपी प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो वो अपने जल के 1.5 अणु को खोकर पीओपी बनाता है। आप सबों को मैंने पहले की वीडियो में इक्वेशन बताया था, CaSO4.2H2O ये जिप्सम है, इसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं वो क्या करता है, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लूज करता है और बनाता है CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो फार्मूला होता है किसका, पीओपी का। मेन क्वेश्चन हमारे पास में ये था कि कितने ताप तक गर्म करने से, कितना टेम्परेचर तक उसको हीट करते हैं तो वो पीओपी में कन्वर्ट होता है। वह साथियों 100 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करता हूं आप सबों को ये चीज ध्यान रहेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से जिप्सम पीओपी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सामान्य अवस्था में जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 72 टाइम्स तक बीट करता है। साथियों हम आपको बता दें, ये एक ऐसी मशीन है जो टिल बर्थ से लेकर के डेथ होने तक नॉन स्टॉपेबल फंक्शन परफॉर्म करता है। हाँ, कुछ किताब में हमने भी इसके बारे में पढ़ाई की है, जिसमें वो 0.08 सेकेंड के लिए 24 घंटे में एक बार रिलैक्स होता है। इतना जब हमने बोला ना, इस टॉप टर्म्स को बोलने में जितना टाइम लगता है उससे भी माइन्यूट टाइम के लिए वो स्टॉप होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक नॉन स्टॉपेबल फंक्शन परफॉर्म करता है, वो है ह्यूमन हार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़, प्राकृतिक रबड़ का मोनोमर, एकलक और बहुलक, मोनोमर और उसका पॉलीमर। पॉली का मतलब ही होता है अनेक यूनिट, so many unit are just condensed together to form a polymer। उसमें जो उसकी एक इकाई होती है वो कहलाती है मोनोमर, और जो प्राकृतिक रबर का मोनोमर है वो कहलाता है आइसोप्रीन। 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन, ये इसका केमिकल नेम है, आपको ध्यान रखना है, आइसोप्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू ज्वर मादा एडीज एडजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। साथियों सर्वप्रथम ये जो डेंगू बुखार है 1963, आई थिंक, हाँ 1963 कोलकाता में सबसे पहले इस चीज को देखा गया था। ये हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट्स को डाउन कर देता है। डेंगू ज्वर जब भी किसी भी पेशेंट को होता है तो उसके शरीर में प्लेटलेट की मात्रा जो होती है वो कम होती चली जाती है और लास्ट स्थिति ऐसी होती है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर उसको उचित, मेन क्वेश्चन मेरा ये था कि वो किस मच्छर के काटने से फैलता है, वो है मादा एडीज एडजिप्टी। आपको एक क्वेश्चन इसमें यह भी पूछ सकता है कि मानव के शरीर में उपस्थित रक्त के कौन से भाग की कमी होती है जब कोई भी पेशेंट डेंगू ज्वर से ग्रसित होता है? आपको क्या लिखना है वहां पे, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पे मैंने कुछ अयस्क और उनके रासायनिक सूत्र, इनमें से एक क्वेश्चन आप सबों के पेपर में आएगा। जो बीपीएससी का शेड्यूल है इसमें एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तौर पे आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा तो नहीं, जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैं आप सबों के सामने देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चिली साल्ट पीटर, ये एक सोडियम का एस्क होता है जिसका फॉर्मूला है NaNO3। बोरेक्स, ये भी Na2B4O7.10H2O, इस तरह से हमें देखना है, Na2B4O7.10H2O, ये बोरेक्स का है। साधारण नमक NaCl, साधारण नमक NaCl,
कोरंडम जो कि एल्यूमिनियम का एस्क है Al2O3। बॉक्साइट ये भी एल्यूमिनियम का ही एस्क होता है Al2O3.2H2O। जिप्सम कैल्शियम का एस्क है CaSO4.2H2O। मैग्नेसाइट जो कि मैग्नीशियम का है MgCO3। कैलेमाइन जो कि जिंक का एस्क होता है जिसका फॉर्मूला है ZnCO3। आयरन पायराइड्स FeS2 और नाइटर जो कि पोटेशियम का है KNO3। इनका स्पेसिफिकली केमिकल नेम अलग होता है, लेकिन ये एस्क के साथ में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में फिर हमसे मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ, जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुंचे। बेल आइकन जरूर पुश कीजिए, उसी से आपको नए वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पे स्थगित कर रहा हूं। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ।